गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मांग किसे कहते हैं, मांग फलन क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है। जब अन्य बातें स्थिर रहने पे किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ती है, और जब उसकी कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा घटती है। इसे सामान्यतः है जनरली इसे लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन मार्शल द्वारा किया गया था। ये जो मांग का नियम है वो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पहले कीमत में परिवर्तन होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले स्वतंत्र चरों में परिवर्तन होता है, उसके कारण आश्रित चर मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। तो ये जो मांग का नियम है वह कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन की केवल डायरेक्शन अर्थात केवल दिशा को बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण, कीमत बढ़ने के कारण मांग मात्रा घटी है, कीमत घटने के कारण मांग मात्रा बढ़ी है। केवल दिशा को बताता है कि ये पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। मांग का नियम हमें यह कभी नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है। तो ये जो वृद्धि और कमी को जो बताता है वो बताता है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अर्थशास्त्र में लोच का अभिप्राय किसी स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने पर आश्रित चर पर होने वाली प्रतिक्रिया से लिया जाता है कि कोई भी स्वतंत्र चर, जो मैंने डिमांड फंक्शन बनाया था, एक्स वस्तु का मांग मात्रा जो होती है वो फलन होती है। एक्स वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या। ठीक है। ये जो दाईं तरफ थे ये सब के सब कैसे चर थे? स्वतंत्र चर। इनमें परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग मात्रा, अक्ष वस्तु की मांग मात्रा में क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्र चरों में परिवर्तन होने पर आश्रित चरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? मांग की लोच के अंतर्गत करते हैं। यहाँ मैंने डिमांड फंक्शन लिखा है कि जो डी एक्स है वो फलन होता है पी एक्स पी वाई, उस वस्तु अक्स वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत या संबंधित वस्तु की कीमत, आई उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या इत्यादि। ठीक है। जहाँ ये जो डी एक्स है वो तो कैसा चर है? आश्रित चर है। और ये जो जितने भी चर है जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक है ये स्वतंत्र चर कहलाते हैं। ठीक है। अब मांग का नियम केवल कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दिशा को बताता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये कैसा है? ये केवल गुणात्मक, क्वालिटिव होता है। अर्थात यह केवल जब कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है, केवल डायरेक्शन को बताता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है दोनों में। अर्थात ये एक प्रकार का निरपेक्ष माप है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, ये एक निरपेक्ष माप है। जबकि मांग की लोच एक सापेक्ष माप है जो कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दिशा के साथ साथ डायरेक्शन तो बताता है, गुणात्मक माप को तो दर्शाता ही है, साथ ही मात्रात्मक परिवर्तनों को भी दर्शाता है कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है या कीमत कितनी कमी हुई है। इसका मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटी और क्वालिटी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तनों को कौन दर्शाता है? मांग की लोच। और मांग की लोच का सर्वप्रथम प्रतिपादन अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। ठीक है। मांग की लोच के प्रकार सामान्यतः है, मांग को प्रभावित करने वाले जितने कारक होते हैं ना, जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, आपकी स्क्रीन पे अभी भी लिखे हुए हैं कि उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या। अर्थात जितने मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उतने ही मांग के लोच के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। लेकिन ये जो आदत होती है या रुचि जो होती है, ये फैशन जो होती है और ये जनसंख्या है या फिर भावी कीमत प्रत्याशाएं हैं, ये सब मानसिक अवधारणाएं होती है। ठीक है। तो इसका माप अर्थशास्त्र में संभव नहीं है, इसलिए इन सबको क्या मान लिया गया है? स्थिर मान लिया गया है। और जनरली जो मांग की लोच होती है वो तीन टाइप की होती है जो इन तीन चरों पर निर्भर करती है। अगर हम उसी वस्तु की कीमत की बात करेंगे तो वो होगी मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर संबंधित वस्तु की हम बात करेंगे तो वो होगी मांग की
तिरछी लोच या आड़ी लोच। और अगर आय की बात करेंगे तो वो होगी मांग की आय लोच। ठीक है। सामान्यतः मांग की लोच को उतने ही प्रकार होते हैं जितने मांग को निर्धारित करने वाले तत्व या कारक होते हैं, परंतु आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या आदि मानसिक अवधारणाएं होने के कारण इन्हें स्थिर मान लिया जाता है। और अर्थशास्त्र में मांग की लोच जनरली इन 3 प्रकार की होती है। ठीक है। जनरली कौन सी 3 प्रकार की होती है? जो अपने डिमांड फंक्शन बनाया था, फलन होता है x वस्तु की कीमत, y वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय। ठीक है। अब इन चरों में परिवर्तन होता है, स्वतंत्र चर ये है, उसके कारण प्रभाव किस पे पड़ता है? मांग मात्रा पे प्रभाव पड़ता है। कितना प्रभाव पड़ता है ये कौन बताता है? ये मांग की लोच बताती है। अब ये 3 टाइप हो गए, ये सीधी या मांग की कीमत लोच, ये जो संबंधित वस्तु होती है ये तिरछी या आड़ी लोच, और जो आय है वो मांग की आय लोच को दर्शाता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब अपन बात करते हैं इसका पहला जो टाइप है, मांग की कीमत लोच। ठीक है। मांग की कीमत लोच, तो इसमें अपन अन्य चरों को सबको स्थिर मान लेंगे। जैसे अपना डिमांड फंक्शन जो था dx, फंक्शन होता है किसका? px x वस्तु की कीमत, py y वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, और इसके अलावा जो चर थे उनको हमने शुरुआत में ही स्थिर मान लिया है। ठीक है। अब इन 3 चरों में अगर हमें कीमत लोच निकालनी है या मूल्य लोच निकालनी है या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो अपन क्या करते हैं? इन दोनों को स्थिर मान लेते हैं। अर्थात संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय को अपन ने स्थिर मान लेते हैं। ये बातें स्थिर होने के बावजूद उसके बाद क्या होता है? कीमत में परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन के कारण किस में परिवर्तन होता है? मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो कीमत लोच की क्या परिभाषा है? अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे कीमत लोच कहते हैं। कहने का मतलब, अगर हम किसी भी प्रकार की लोच निकालनी हो तो हमारा एक जनरल सा फॉर्मूला होता है। नीचे दो जो हर में आती है वो आता है स्वतंत्र चर में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। अब अगर हमें कीमत लोच निकालनी है तो स्वतंत्र चर x वस्तु की कीमत हो जाएगी, उसमें आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। अगर हमें तिरछी लोच निकालनी है तो y वस्तु की कीमत यहाँ ले लेंगे। अगर हमें आय लोच निकालनी है तो स्वतंत्र चर हमारा आय हो जाएगा। तो हर में तो आता है स्वतंत्र चरों में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, और अंश में आता है आश्रित चर। और आश्रित चर हमारा क्या है? यहाँ मांगी गई मात्रा या मांग मात्रा। तो ऊपर क्या आएगा अंश में? आश्रित चरों में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन अपॉन स्वतंत्र चरों में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है। अब ये जो आनुपातिक परिवर्तन है वो कैसे ज्ञात करते हैं? आनुपातिक परिवर्तन इसका अध्ययन अपन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। तो कीमत लोच की बात आई है, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं, और इलास्टिसिटी को स्मॉल ई से दिखाते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी है इसलिए यहाँ पी दिखाया है। तो ये मांग की मूल्य लोच या कीमत लोच है। तो यहाँ लिखा है मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, क्योंकि आश्रित चर जो है वो मांग मात्रा है, अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ये जो कीमत है ये कौन सी वस्तु की है? जिस वस्तु की अपन मांग मात्रा ज्ञात कर रहे हैं उसी की है। ठीक है। जिस वस्तु की मांग मात्रा दी हुई है। क्लियर है यहाँ तक? अब मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालते हैं? ठीक है। तो आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालेंगे अपन? मान लो प्रारंभ में मांग मात्रा D1 जो है, या अपन Q लेते हैं। प्रारंभ में मांग, किसी वस्तु की मांग Q1 है। ठीक है। कोई भी कीमत है P1 पर। अब उसकी कीमत से परिवर्तित होकर P2 हो गई, तो मांग परिवर्तित होगी, कैसी हो जाएगी? Q2 हो जाएगी। मैं यहाँ परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि कीमत बढ़ी है या घटी है। पहले कीमत P1 थी, जब मांगी गई मात्रा Q1 है। ये हम पर ने माना है। कीमत परिवर्तित होकर P2 हो गई, मांगी गई मात्रा कितनी हो गई? Q2 हो गई। ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ मांग मात्रा में परिवर्तन कितने का हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे? Q2 माइनस Q1, ये तो क्या हो गया? परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Q। ठीक है। ये केवल परिवर्तन को दर्शा रहा है, लेकिन अपने को यहाँ कौन सा परिवर्तन लिखना है? आनुपातिक परिवर्तन। तो अपन क्या करते हैं?
मांग मात्रा में जितना परिवर्तन हो रहा है Q2 माइनस Q1, ठीक है, उसमें अपन भाग देते हैं किसका, प्रारंभिक मांग मात्रा का, अपॉन Q1, अर्थात आनुपातिक परिवर्तन मांग मात्रा में कितना हुआ, Q2 माइनस Q1 अपॉन प्रारंभिक मांग मात्रा Q1, ठीक है। अब Q2 माइनस Q1 है, मांग मात्रा में परिवर्तन है, इसको अपन डेल्टा Q के द्वारा भी लिख सकते हैं, अपॉन Q1। ये क्या हो गया, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। अगर हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो हमें आनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए, अब मान लो मैं बात करूँ कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो पहले कीमत कितनी थी P1, परिवर्तित होकर कितनी हो गई P2। हमें निकालना क्या है, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन ज्ञात करना है। तो आनुपातिक परिवर्तन ज्ञात करना है तो अपन क्या करते हैं, पहले देखते हैं कीमत में परिवर्तन कितना हुआ है, कितना हुआ है P2 माइनस P1, ये तो हो गया कीमत में परिवर्तन, अपॉन प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत कितनी है P1, ठीक है। तो ये हो गया P2 माइनस P1 को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन P1, ये हो गया कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अगर इसको प्रतिशत परिवर्तन में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो प्राइस इलास्टिसिटी है EP जो है वो क्या होगी, मांग मात्रा में परिवर्तन कितना बताया था Q2 माइनस Q1 अपॉन प्रारंभिक मांग मात्रा कितनी Q1, इसके पूरे के नीचे क्या लिखा है, कीमत में परिवर्तन कितना P2 माइनस P1, प्रारंभिक कीमत कितनी P1, तो क्या लिखा जाएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P1, ठीक है। अब Q2 माइनस Q1 को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q। तो यहाँ देखो इस, ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा Q लिखा हुआ है अपॉन Q, या मैं Q1 भी लिख सकते हैं। यहाँ नीचे जो हर में लिखा हुआ है वो डेल्टा P, P2 माइनस P1 को अपन ने क्या लिख दिया, डेल्टा P अपॉन P, ठीक है। अब ये भाग में है, ये लिखा हुआ ऐसे है डेल्टा Q अपॉन Q, ठीक है, भाग डेल्टा P अपॉन P। भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो अंश वाली संख्या हर में चली जाएगी, हर वाली संख्या अंश में। तो कैसे करेंगे, डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई P ऊपर चला जाएगा और डेल्टा P नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या हुआ, ये समीकरण आ गया, डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई ये P जो नीचे था वो तो ऊपर चला गया और डेल्टा P नीचे आ गया। अब डेल्टा डेल्टा वालों को एक स्थान पे ले लिया तो अपन ने क्या लिखा है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे आ सकता है गुना या मल्टीप्लाई बाई P अपॉन Q, ये जो P है और इधर वाला Q है। तो अपनी मांग की कीमत लॉज का फॉर्मूला क्या हुआ, EP इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ये क्या हुआ है, मांग की लॉज, ठीक है। यहाँ डेल्टा Q क्या दिखा रहा है, डेल्टा Q प्रदर्शित कर रहा है मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल्टा P क्या प्रदर्शित कर रहा है, कीमत में, वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है। Q क्या है, प्रारंभिक या आरंभिक मांग मात्रा है, और P क्या है, वस्तु की प्रारंभिक कीमत होती है, ठीक है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की है, देखते हैं। माना प्रारंभ में P1 जो है केला है, जो कोई भी एक वस्तु है केला, उसकी प्रारंभिक कीमत जो है वो 5 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। और उस 5 रुपये प्रति केजी पर उसकी मांग मात्रा है 5 केजी पर डे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो। कीमत घटकर कितनी हो गई, 5 से 4 केजी हो गई, 4 रुपये प्रति केजी हो गई। और कीमत घटने के कारण मांग मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यही मांग का नियम है। और ये 5 से बढ़ के कितनी हो गई है, 6 केजी हो गई है, ठीक है। अब अपने को मांग की लॉस निकालनी है EP, तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P। तो Q2 माइनस Q1, तो Q2 माइनस Q1 कितना हुआ, 6 माइनस 5, ये देखो ये 6 Q2 है और Q1 कितना है, 5 है, तो 6 माइनस 5 अपॉन Q1 कितना था, 5 के बराबर, तो यहाँ 5 लिख दिया। उसके नीचे P2 माइनस P1, तो 4 माइनस 5 अपॉन P1 कितना था, 5 था, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। 6 में से 5 1 अपॉन 5 भाग 4 में से 5 गया तो क्या आया, माइनस, ठीक है। तो माइनस का निशान लगा दिया 1 अपॉन 5, ये कट के क्या बचा है,
एक बचा है, एक भी कैसा, ऋणात्मक एक। इसमें जो नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन क्या बताता है कि कीमत और मांग मात्रा में जो परिवर्तन है, जो दिशा है उसकी, वो एक दूसरे की विपरीत दिशा है। जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ती है, और जब उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है। ठीक है, केवल यह ऋणात्मक साइन केवल दिशा को बताता है। और जब मांग की लोच का परिणाम अपन को हमें जानना होता है तो अपन ऋणात्मक चिन्ह की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह केवल वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में विपरीत संबंध को ही दर्शा रहा है। और लोच ज्ञात करने के लिए हम उसके संख्यात्मक माप या निरपेक्ष वैल्यू, न्यूमेरिकल या एब्सोल्यूट वैल्यू को ही देखते हैं, उसके नेगेटिव साइन को कभी नहीं देखते। ठीक है, अब पिछले वीडियो में जब मैंने मांग वक्र पढ़ाया था तो वहाँ मैं एक बात बताने भूल गया था कि यहाँ मांग वक्र बना के देखते हैं। एक ये मांगी गई मात्रा Q से दर्शा रहा हूँ, यहाँ कीमत P से दर्शा रहा हूँ, ऐसा अपने ऋणात्मक ढाल का मांग वक्र बनाया था। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि मांग वक्र का ढाल कितना होता है, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा। मान लो प्रारंभ में कीमत यहाँ P1 है, ठीक है, और जब P1 कीमत है तो मांग मात्रा है Q1। ठीक, कीमत घट के P2 हो गई, कम होके P2 हो गई, तो मांग मात्रा बढ़ के कितनी हो जाएगी, Q2। ये जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ अलग साइन से मैंने इसको दिखाया गया है। ये जो त्रिभुज बन रहा है इसको मैं नाम दे रहा हूँ A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। ठीक है, अब इस मांग वक्र का आपने को ढाल ज्ञात करना है, तो ढाल किसके बराबर होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ लंब कितना है, AB, आधार कितना है, BC। ठीक है, इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को मैं अलग से बना के दिखाता हूँ। यहाँ ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये एक बिंदु, ये दो और ये तीन, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाला ऐसा बिंदु पथ बन रहा है। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये C है। ठीक है, तो यहाँ ढाल क्या हुआ, AB अपॉन BC। अब देखना कीमत यहाँ कितनी थी, P1, इस बिंदु पे कीमत कितनी हो गई, P2। मांग मात्रा यहाँ Q1 थी और बढ़ के कितनी हो गई है, Q2। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ढाल कितना था, AB बटा BC, लंब बटा आधार। AB कितना है, ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, तो आप देखोगे इसमें ये वाली दूरी किसके बराबर है, इस दूरी के बराबर है। तो पहली कीमत कितनी, P1, उसके बाद कीमत घटी कितनी हो गई, P2। तो ये दूरी जो बची है वो किसके बराबर बची है, P2 माइनस P1 की। ठीक है, तो AB किसके बराबर हो गया, ये जो AB है वो किसके बराबर हो गया, P2 माइनस P1 के। तो AB के स्थान पे अपन ये भी लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, अपॉन BC, आधार जो है वो BC है, ये वाली दूरी, ये BC जो है वो किसके बराबर है, इस दूरी के। जब मांग मात्रा पहले कितनी थी, Q1 थी, उसके बाद कितनी हो गई, Q2। तो ये वाली दूरी कितनी हुई, Q2 माइनस Q1। ठीक है, इसको अलग से लिख रहा हूँ मैं, P2 माइनस P1 अपॉन Q2 माइनस Q1। P2 माइनस P1 को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P, और Q2 माइनस Q1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q। अर्थात कीमत में परिवर्तन अपॉन मांग मात्रा में परिवर्तन। ये क्या होता है, ये होता है मांग वक्र का ढाल। क्या होता है, मांग वक्र का स्लोप, जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, तो यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन संबंध बताते हैं मांग की लोच और मांग की ढाल, मांग वक्र की ढाल में कैसा संबंध होता है। तो अपने लोच का फॉर्मूला निकाल लिया है कि जो हमारा EP जो है वो क्या आया था, डेल्टा Q अपॉन P मल्टीप्लाई P अपॉन Q, ये था अपना मांग की लोच। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस डेल्टा Q अपॉन P है, इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। एक ही बात है, क्योंकि इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, डेल्टा Q वापस आ जाएगा और डेल्टा P यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है 1 अपॉन डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q इंटू जो आगे वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है वो ऐसी कैसी यहाँ लिख दी। ठीक है, अब डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q अभी अभी मैंने बताया था ये क्या होता है, मांग वक्र का ढाल होता है। ठीक है, अर्थात ये तो क्या थी, मांग की लोच। ठीक है, ये क्या है, मांग वक्र का ढाल। तो लोच और ढाल का कैसा संबंध हो गया, विपरीत संबंध, क्योंकि 1 अपॉन, ठीक है,
तो मांग वक्र के ढाल और मांग की कीमत लोच में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। अर्थात कहने का मतलब अगर मांग वक्र का ढाल ज़्यादा है तो लोच क्या होगी? कम होगी। और मांग वक्र का ढाल कम है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। अब हम मांग की कीमत लोच से वस्तु की प्रकृति बता सकते हैं कि वो वस्तु किस प्रकार की वस्तु है। इसके बारे में अपन क्या बता सकते हैं? मांग की प्रकृति हम बता सकते हैं। जनरली जो मांग की कीमत लोच होती है वो जनरली जो सामान्य वस्तुएं होती है, सामान्य वस्तुएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, या फिर फल फ्रूट की बात करें, या जनरली कोई भी वस्तु सामान्य वस्तु मानी जाती है जिसका कीमत घटने पे, जिस पे मांग का नियम लागू होता है, वो सामान्य वस्तु होती है। ठीक है। मांग का नियम कौन सा? अन्य बातें स्थिर रहने पे कीमत बढ़ने पे मांग मात्रा घटती है और कीमत घटने पे मांग मात्रा बढ़ती है। ठीक है। और सामान्य वस्तु की कीमत लोच हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ये अपने देख लिया था। अब अगर कीमत लोच धनात्मक हो रही है तो वस्तु कैसी होगी? तो यहाँ समझने वाली बात है, वो वस्तु कैसी होगी? गिफिन वस्तु होगी। और गिफिन वस्तु के सर्वप्रथम खोज सर रॉबर्ट गिफिन द्वारा की गई थी। इसको नोट कर लेना आप, सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा की गई थी। ये एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया था कि किसी वस्तु की कीमत कम होने के कारण उसकी मांग मात्रा भी कम हो जाती है। वो वस्तु क्या कहलाती है? गिफिन वस्तु कहलाती है। यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफिन वस्तु जो होती है वो मांग के नियम की अपवाद होती है। ठीक है। और दूसरा, कीमत बढ़ गई तो मांग मात्रा बढ़ जाती है। ये होती है गिफिन वस्तु की विशेषताएं। ऐसा क्यों होता है इसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। अपने को इतना सा ध्यान में रखना है, गिफिन वस्तु वो होती है जहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात मांग के नियम का अपवाद कौन सी वस्तु है? गिफिन वस्तु है। और उसके लिए मांग की कीमत लोच क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक है। अब यहाँ ऋणात्मक कीमत लोच हो गई, लेकिन ऋणात्मक होने के बाद अगर उसका परिणाम अपन निकालें कीमत लोच का, और वो परिणाम एक से ज़्यादा आ रहा हो या एक से कम आ रहा हो, तो उसमें भी फर्क होता है। यहाँ देखो मॉड्यूलस लगा हुआ है। मॉड्यूलस लगने का मतलब ये नेगेटिव साइन हट गया। अब बात करते हैं कीमत लोच अगर एक से बड़ी है, कीमत लोच एक से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि कीमत में परिवर्तन तो थोड़ा सा हुआ है लेकिन मांग मात्रा में परिवर्तन बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है। अर्थात अंश वाली संख्या तो में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन कीमत में परिवर्तन कितना हुआ है? थोड़ा सा हुआ है। तो मांग की कीमत लोच कितनी होगी? एक से अधिक होगी। और ऐसी कौन सी वस्तुओं के लिए होती है? विलासिता की वस्तुओं के लिए। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, टीवी है, फ्रीज है, एसी है, अगर इनकी कीमत मान लो एक बार के लिए मार्केट में इनकी कीमत बढ़ जाए तो इनकी कीमत तो थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन इनकी जो मांग मात्रा है वो बहुत अधिक गिर जाएगी, क्योंकि एक ऐसी वस्तु है विलासिता की, लग्जरी गुड है। ठीक है। एक वस्तु होती है आवश्यक वस्तु, जिसके बिना मनुष्य की दैनिक क्रियाएं या कह सकते हैं मनुष्य की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अपन नमक की बात करते हैं, ठीक है, या आटे की बात करते हैं। ये हर मनुष्य की बेसिक नीड्स में एक तरह से शामिल होता है। ठीक है। अब मान लो बाई चांस नमक की कीमत कम हो जाए, नमक की कीमत कम होगी तो कीमत कम होने के कारण मांग मात्रा भी कम होगी, लेकिन कीमत में चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाओ, नीचे वाली संख्या कीमत नीचे आती है हमेशा, लेकिन मांग मात्रा में थोड़ा ही परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि नमक जो है वो कैसी वस्तु है? आवश्यक वस्तु है। इसलिए यहाँ लॉस की वैल्यू कितनी होगी? एक से कम होगी। ठीक है। तो इस प्रकार हम मांग की कीमत लॉस के हिसाब से उस वस्तु की प्रकृति का अध्ययन भी कर सकते हैं। अब ये मांग की जो कीमत लोच होती है वो 5 प्रकार की होती है: पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, कम लोचदार, अधिक लोचदार या इकाई लोचदार। ये मांग की कीमत लोच की भिन्न भिन्न श्रेणियाँ होती है जिनका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।